गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के बारे में हम जो बेसिक आइडिया है वो अपनी प्रीवियस वीडियो में ले चुके हैं, तो अब हम इसका जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि जो इंटरफेरेंस होता है दो सोर्सेज से लाइट का, उस इंटरफेरेंस के बाद इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसके लिए सबसे पहले चलो हम अपना डायग्राम समझते हैं। इसमें हमने क्या लिया, एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया। अब ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो इसका मतलब क्या है, इसकी सिंगल वेवलेंथ है और उस वेवलेंथ को हम यहाँ पे ले लेते हैं लैम्डा। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा हमें इस सोर्स से जो वेव मिल रही है उसकी वेवलेंथ है, क्योंकि ये सोर्स हमारा क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस सोर्स से जो लाइट हमें मिली उस लाइट को हमने दो स्लिट से पास किया है और ये जो ए एंड बी पॉइंट्स हैं ये हमारे दो सोर्सेज की तरह काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये दो सोर्स हैं हमारे, इन दोनों सोर्सेज के बीच का जो डिस्टेंस था उसको हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड उसके बाद ये फाइनली हमारा स्क्रीन है और जो स्क्रीन है उसका डिस्टेंस इन ये जो हमारे दो कोहेरेंट सोर्स बने, इन कोहेरेंट सोर्सेज से हमारे स्क्रीन का डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल डी। तो इसको हम कैपिटल डी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन दोनों सोर्सेज से जो हमारी लाइट वेव्स होंगी वो यहाँ से यहाँ तक जब ट्रैवल करेंगी तो आपकी ओवरलैपिंग होगी और उनकी ओवरलैपिंग की वजह से फाइनली स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो उसमें हम एनालाइज करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पे हम देखना चाहें कि इन दोनों सोर्सेज से जो वेव्स हमारी सुपर इम्पोज हुई हैं उनका रिजल्टेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने के लिए हम समझ लेते हैं कि फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस की क्या रिलेशन होती है। अब हमने कहा कि हम यहाँ से लाइट लेके चल रहे हैं, जो उस लाइट की वेवलेंथ हमारी है लैम्डा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक वेव फॉर्म प्लॉट करती हूँ तो इस वेव की मेरी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। अब ये वेवलेंथ है हमारी लैम्डा। अगर मैं कहती हूँ कि जो पार्ट डिफरेंस है उसको मैं कंप्लीट लैम्डा की फॉर्म में लेके चलूँ तो उस केस में मेरा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस का मतलब आपका दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब ये मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना बनेगा, दिस डिफरेंस इज ऑल्सो 2 पाई। कैसे, ये मेरा क्या है π/2, यहाँ पे मेरा बनेगा पाई, यहाँ पे मेरा बनेगा 3 π/2, ये क्या बनेगा 2 पाई एंड ये बनेगा मेरा 5 π/2। तो अगर मैं कहती हूँ कि एक ये वेव है मेरी ए सोर्स से और सिमिलरली मेरी एक दूसरी वेव यहाँ पे मिलेगी मुझे बी सोर्स से और दोनों वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस मेरा लैम्डा का होगा कि लैम्डा का वेरिएशन होगा उनके पाथ में, तो फेज डिफरेंस कितना बन गया, ये लैम्डा है, इस लैम्डा के बीच में फेज डिफरेंस अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे π/2, यहाँ पे 5 π/2, तो टोटल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का पार्ट डिफरेंस कितना बना 4 π/2 एंड दैट इज 2 पाई। तो अब यहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स है उसकी वेवलेंथ को लैम्डा कंसीडर करके चल रहे हैं और हमें पता है इफ द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज लैम्डा, जो कि उसकी वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ के इक्वल अगर पार्ट डिफरेंस होगा दोनों वेव्स के बीच में, देन द फेज डिफरेंस इज 2 पाई। तो फेज डिफरेंस उस केस में 2 पाई होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं फॉर पार्ट डिफरेंस लैम्डा, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई। अब अगर हम कहें कि जो पार्ट डिफरेंस है वो कंप्लीट लैम्डा के इक्वल नहीं है, कोई अदर वैल्यू है, तो फेज डिफरेंस भी आपका 2 पाई से अदर वैल्यू होगा। तो अगर हम कहते हैं कि पार्ट डिफरेंस x है तो उस केस में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा था फेज डिफरेंस 2 पाई था, पार्ट डिफरेंस x था तो फेज डिफरेंस उसको अगर मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करती हूँ वो कितना हो जाएगा 2 पाई/λ इंटू x, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको सोल्व करके देख सकती हूँ कि जैसे ही जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बना, फेज डिफरेंस 2 पाई हो गया और पार्ट डिफरेंस लैम्डा के इक्वल नहीं है तो उस केस में आपका जो फेज डिफरेंस है उसके मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई/λ मल्टीप्लाई बाय पार्ट डिफरेंस।
तो ये मेरे पास फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला आ गया है कि मेरे पास दो वेव्स हैं वो किसी भी टी टाइम के बाद ओवरलैप कर रही हैं, तो उन वेव्स का अगर मुझे फेज डिफरेंस पता करना है उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पे, तो वो कितना होगा 2π/λ मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस। कि वहाँ पे जितना पाथ डिफरेंस था उसको मैं 2π/λ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे फेज डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब हमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों की कोरिलेशन पता चल गई है। अब हम अपनी जो पर्टिकुलर सिचुएशन है इस पे बात करते हैं कि हमने क्या कहा, ए बी दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दोनों सोर्सेज से वेव ट्रैवल कर रही हैं और वो आपकी पी पॉइंट पे जाके ज्वाइन हो रही हैं, या फिर हम कहें कि हम पी पॉइंट पे कंडीशन को एनालाइज करना चाहते हैं। तो अगर पी पॉइंट पे कंडीशन एनालाइज करना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे जब दोनों वेव्स हमारी मर्ज की तो उस केस में जो फेज डिफरेंस था वो क्या था, डेल्टा। अब हम कहते हैं कि y1 एंड y2 आर द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स एट एनी टाइम t, कि आपकी जो वेव है इस पॉइंट से, इस सोर्स से जो वेव चली उसने y1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया और इसने y2 डिस्प्लेसमेंट कवर किया और डेल्टा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस था। तो इन डिस्प्लेसमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y1 a sin ओमेगा t एंड y2 में हमने जो फेज डिफरेंस था उसको इंक्लूड कर लिया है, तो y2 इज a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट आ गए जो उन्होंने किए पी पॉइंट पे मर्ज होने से पहले। अब अगर मैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों का सम। सो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बना y दैट इज y1 प्लस y2, और y1 y2 हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मिले, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y होगा a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, a है जो आपकी वेव्स हैं दोनों सोर्सेज से उनका एम्पलीट्यूड, और हम ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज लेके चल रहे हैं और यहाँ पे इन दोनों का एम्पलीट्यूड जो मिल रहा है हमें वेव्स का वो इक्वल मिल रहा है। तो हम यहाँ पे एक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारी वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड को। रिजल्टेंट वेव मेरी इस इक्वेशन से मिलेगी। इस इक्वेशन को जब मैं फर्दर सोल्व करूंगी तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस यहाँ पे जो ब्रैकेटेड टर्म है उसको मैं ओपन कर देती हूँ, तो मेरे पास sin a प्लस b है, उसको जब मैं सोल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे sin a cos b प्लस cos a sin b, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से a sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस a cos ओमेगा t sin डेल्टा। तो इस टाइप से मेरा जो ब्रैकेटेड टर्म है वो एक्सपेंड होके मुझे दो टर्म्स की फॉर्म में मिल गई। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे a sin ओमेगा t था और इसमें मेरे पास a sin ओमेगा t था, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा है यहाँ से 1 एंड सेकेंड टर्म से बचा cos डेल्टा, प्लस जो थर्ड टर्म है उसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स में मेरे पास इधर है a sin ओमेगा t, इधर है एक a cos ओमेगा t, तो इसके बाद जो मेरी ये डेल्टा की टर्म्स है उनको मैंने कंसिडर कर लिया कि a 1 प्लस कोस डेल्टा इक्वल्स टू r cos थीटा एंड सिमिलरली a sin डेल्टा इक्वल्स टू r sin थीटा। ठीक है, तो डेल्टा की टर्म्स हैं उनको मैंने कोस थीटा एंड साइन थीटा की टर्म में यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई एंड 5 इक्वेशन। तो इन दोनों 4 एंड 5 इक्वेशन से जब मैं इनकी वैल्यू वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे एंड इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मुझे मेरा जो रिजल्टेंट y है वो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू यहाँ से a 1 प्लस कोस डेल्टा इज r कोस थीटा एंड बचा मेरे पास यहाँ पे साइन ओमेगा t, तो r साइन ओमेगा t कोस थीटा प्लस सिमिलरली यहाँ से a साइन डेल्टा की जगह मैं रखूँगी r साइन थीटा एंड कोस ओमेगा t, सो दिस इज r कोस ओमेगा t साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पे ये टर्म्स क्या हो गई, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, जब मैंने r को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, सो दिस इज साइन a प्लस b। तो अगेन मैंने दोनों टर्म्स को मर्ज कर लिया इस फॉर्मूले की हेल्प से एंड ये मेरा रिजल्टेंट आ गया y। अब ये y रिजल्टेंट में जो मुझे इक्वेशन मिली वो किसकी इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम देखें तो r क्या है, एम्पलीट्यूड है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का।
अब मुझे अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो आर की वैल्यू मैं कहाँ से निकाल सकती हूँ? आर की वैल्यू के लिए मैं अपनी इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर सकती हूँ, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। क्यों? क्योंकि देखो राइट हैंड साइड में मेरे पास है आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा। जब मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मेरे पास यहाँ से सिर्फ आर स्क्वायर की टर्म बचेगी। तो इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 दोनों को यूज़ करके अपनी जो ये एम्पलीट्यूड है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो इक्वेशन है इसका एम्पलीट्यूड आर उसको कैलकुलेट करती हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया? इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। जैसे ही इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड मेरे पास जो है वो उसको मैंने स्क्वायर ऐड किया तो क्या मिला? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स भी मैं स्क्वायर करके ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस कोस डेल्टा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, जब मैंने आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा? यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए यहाँ से मुझे मिला ओनली आर स्क्वायर। राइट हैंड साइड में मैं देखती हूँ तो देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस यहाँ से ए स्क्वायर, और ये टर्म है ये मैंने एक्सपेंड कर दी तो यहाँ से मुझे मिला 1 प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2 कोस डेल्टा। अगेन अब राइट हैंड साइड को फर्दर सोल्व करते हैं तो देखो एक मेरे पास टर्म है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, एक यहाँ से मेरे पास टर्म आएगी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा। दोनों में से मैं ए स्क्वायर को कॉमन लूँगी तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा, एंड साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा अगेन मेरा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास एक टर्म तो आई ए स्क्वायर यहाँ से, दूसरी टर्म मेरी ए स्क्वायर जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तब मुझे मिलेगी, तो इसका मतलब ए स्क्वायर की टर्म मेरी ट्वाइस हो गई, तो मेरे पास आ गई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। और जब इस ए स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास बनेगा 2a स्क्वायर कोस डेल्टा। तो मैं जब 2a स्क्वायर कॉमन लूँगी तो ट्वाइस ए स्क्वायर से तो मेरे पास 1 बचा, एंड जो 2a स्क्वायर कोस डेल्टा है उससे मेरे पास जब मैं 2a स्क्वायर को कॉमन ले लूँगी तो ओनली कोस डेल्टा बना। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये टर्म है 1 प्लस कोस डेल्टा, इसको मैं यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ मेरा, यहाँ पे मैं कह देती हूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाएं 1 प्लस, ये मेरे पास क्या है 1 प्लस कोस डेल्टा, मुझे पता है मेरा जनरल फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मतलब 2 थीटा है तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास थीटा आएगा, कोस की जगह कोस स्क्वायर हो जाएगा और एक 2 आगे ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस कोस डेल्टा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर, और जो भी यहाँ पे एंगल था उस एंगल का हाफ, तो एंगल मेरे पास डेल्टा है यहाँ पे तो डेल्टा बाय 2। तो इसका मतलब मेरे पास 1 प्लस कोस डेल्टा की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2, और जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2। तो ये यहाँ से मेरे पास जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ गई है। और ये R क्या है? R इज एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, कि इसका एम्पलीट्यूड है और इसका एम्पलीट्यूड है। ये इक्वेशन क्या है? ये मेरा जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कहाँ पे? जब P पॉइंट पे दोनों वेव्स हैं वो ओवरलैप कर गई तब। तो इसका मतलब P पॉइंट पे जो मुझे इंटेंसिटी मिली वो इंटेंसिटी एक्चुअल में इंटेंसिटी के एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन होता है? इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम P पॉइंट पे इंटेंसिटी की बात करें कि जो वेव्स हैं वो मर्ज होने के बाद आपका फाइनली यहाँ पे क्या इंटेंसिटी देते हैं, तो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रिजल्टिंग वेव एम्पलीट्यूड। और रिजल्टिंग वेव एम्पलीट्यूड मेरे पास क्या है? R, तो R स्क्वायर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या रख दी? 1। तो अगर k की वैल्यू 1 होगी तो मेरे पास i किसके इक्वल हो जाएगा? मेरे पास i इक्वल हो जाएगा r स्क्वायर के, और r स्क्वायर की वैल्यू जब मैं यहाँ से पुट करूँगी अपनी तो मेरा जो i इंटेंसिटी है P पॉइंट पे वेव की वो मुझे मिलेगी i इक्वल्स टू 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2।
तो इसका मतलब जो मेरे रिजल्टिंग वेव है पी पॉइंट पे मुझे फाइनली जो इंटेंसिटी मिली वेव्स की ओवरलैपिंग की वजह से, वो इंटेंसिटी मेरी मुझे मिल रही है 4a² cos² δ/2। अब यहाँ पे a क्या है, जो कोहेरेंट सोर्सेज से वेव चली उनका एम्पलीट्यूड, दोनों में सेम रहेगा एम्पलीट्यूड, इसका भी a एम्पलीट्यूड है, इसका भी a एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ से जो आपकी वेव चली है उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी a है एंड यहाँ से जो वेव चली है उसका एम्पलीट्यूड भी आपका a है। ठीक है, डेल्टा क्या है, दोनों वेव जब यहाँ पे रीच करेंगी तो उनके बीच का फेज डिफरेंस, कि उनके बीच का कितना फेज डिफरेंस होता है वो क्या है, डेल्टा। तो आपका जो इंटेंसिटी है उसमें एम्पलीट्यूड की टर्म आ रही है एंड डेल्टा की टर्म आ रही है। अब हम अपनी इस इक्वेशन से आगे सोल्व करते हैं।